बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ और रिजवान मेडिकल के तालिब इल्म थे। एक मर्तबा क्लास में वो इंसानी ढांचे के बारे में पढ़ रहे थे कि टीचर की आवाज़ आई, कल से जो 2 छुट्टियां हो रही हैं इस्लामी त्यौहार के सिलसिले में, इन 2 छुट्टियों के बाद मैं आपसे पूरे इंसानी ढांचे का टेस्ट लूँगा। घर आकर आसिफ और रिजवान को पूरा यकीन था कि वो इस टेस्ट में फ़ेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक उनके जहन में इंसानी ढांचे की खोपड़ी की हड्डियों के नाम और साख्त वाज़े नहीं हो रहे थे। वो दोनों किताब खोले इंसानी ढांचे पर लिखा हुआ मजमून पढ़ रहे थे कि अचानक आसिफ बोला, अगर हम कहीं से एक इंसानी खोपड़ी ले आएं तो हम खोपड़ी को सामने रखकर अच्छी तरह से खोपड़ी की साख्त के नाम याद कर सकते हैं। रिजवान ने कहा, अरे भाई, ये जो हम अपने मोबाइल पर इंटरनेट से खोपड़ी की फ़ोटो और मालूमात निकाल कर सामने रखे हुए हैं, इससे बात नहीं बन सकती। आसिफ ने जवाब देते हुए कहा, मुस्तकबिल के डॉक्टर रिजवान साहब, हाथ में पकड़ी हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है। माना कि नेट पर सब कुछ है, मगर ये सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की हद तक है। तुम मेरी बात पर गौर करो, तुमको समझ आ जाएगी कि जब हम खोपड़ी को अपने हाथों में पकड़कर इसमें मौजूद हड्डियों की साख्त पर गौर करेंगे तो हम कितनी आसानी से अपना टेस्ट याद कर सकते हैं। इस टेस्ट में हम दोनों को अच्छे नंबर लेना लाजमी है, वरना 2 माह कबल जो टेस्ट हुआ था इसमें भी हमारे कम नंबर आए थे और हमारे टीचर डॉक्टर अयाज साहब हम पर सख्त नाराज़ हुए थे। आसिफ की तकरीर सुनने के बाद रिजवान भी इस बात पर मान गया कि अगर किसी जगह से खोपड़ी मिल जाए तो इनको वाकई बहुत आसानी हो जाएगी। अपना होने वाला टेस्ट क्लियर करने के चंद मिनट बाद रिजवान ने अपना मोबाइल पकड़ा और इसका इंटरनेट बंद करते हुए बोला, तो डॉक्टर आसिफ साहब, ये खोपड़ी वगैरह बाजार में तो फरोख्त होती नहीं, तो मेरे स्वीट दोस्त ये आएगी कहाँ से? आसिफ बोला, भाई, इस बात का तो यही हल है कि शहर से बाहर जो कब्रिस्तान है इसके गोरकन से रब्ता किया जाए। वो मेरा थोड़ा बहुत वाकिफ भी है, ये मैं कल छुट्टी के दिन कर लूँगा, कल शाम को मिलूँगा। बल्कि तुम ऐसा करना, कल शाम को आ जाना, हम इकट्ठे ही चलेंगे। दूसरे दिन शाम को रिजवान और आसिफ बाइक पर शहर से बाहर वाले एक कब्रिस्तान में जा पहुंचे, जहां का गोरकन आसिफ का वाकिफ था। गोरकन का मकान कब्रिस्तान के साथ ही था। जब आसिफ के दस्तक देने पर इसने दरवाज़ा खोला तो आसिफ को देखकर वो पहचान गया और बोला, खैर तो है ना आसिफ बाबू, आज कैसे आना हुआ, कहीं कोई फौतगी? आसिफ ने इसकी बात करते हुए कहा, नहीं नहीं कमरदीन, हमारे यहाँ कोई फौतगी नहीं हुई और सब खैर खैरियत है। बस तुमसे कुछ काम पड़ गया था, क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? अरे नहीं बाबूजी, आप अंदर आ जाएं, आज तो वैसे भी मैं अकेला हूँ। मेरी बीवी बच्चों के साथ अपने वालिदैन के घर गई हुई है। तुर्कन ये कहता हुआ इन दोनों को अपनी सादा सी बैठक में ले आया और उनकी कुछ खिदमत की। फिर आसिफ ने रिजवान का तारुफ करवाया, फिर अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का बताया और फिर असली बात पर आ गया। जब इसने गुरकन से कहा, हमको एक इंसानी खोपड़ी चाहिए, तो गुरकन ने चौंक कर इन दोनों की तरफ देखा। उसी वक्त आसिफ ने 500 रुपए का नोट जबरदस्ती उसकी जेब में डाल दिया। गोरकन ने पहले तो खोपड़ी निकाल कर देने से इनकार कर लिया, मगर जब आसिफ ने इसको यकीन दिलाया कि वो खोपड़ी किसी गलत मकसद के लिए नहीं ले जा रहे, वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और इनको वाकई तालीमी सरगर्मी में इस्तेमाल करने के लिए खोपड़ी दरकार है, तो गोरकन ने यह कहते हुए खोपड़ी निकाल कर देने पर रजामंदी जाहिर कर दी, ठीक है साहब, मगर इसकी मजीद कुछ कीमत भी देनी होगी। आसिफ ने मजीद 500 रुपये इसको दिए तो इसने इनको रात 10 बजे आने का कहा। वो वापस चले गए। घर आगे रिजवान ने आसिफ को कहा, आसिफ, मैं तो पहली मर्तबा इतनी रात गए कब्रिस्तान जाऊंगा, कहीं मुझे कोई रूह ही ना चिमट जाए। तो आसिफ हंसता हुआ बोला, तो मैं क्या रोज़ रात को कब्रिस्तान जाता हूँ? क्या मैं कफन चोर हूँ? तुम घबराओ नहीं, गुरकन हमारे साथ होगा। रात 9 बजे के करीब आसिफ ने घर वालों से बहाना बनाकर 2 घंटों की इजाज़त मांगी कि इनका एक दोस्त बाइक से गिरकर जख्मी हो गया है, वो उसे अस्पताल देखने जा रहा है। साथ रिजवान भी होगा। अगरचे अब्बा जान ने इसको इजाज़त दे दी, मगर उनकी आंखों में शक के साए वाज़े तौर पर देखे जा सकते थे। खैर, वो घर से निकला तो हल्के बादलों में बिजली रह रह कर चमक रही थी। रिजवान को साथ लेकर वो जब शहर से बाहर बड़े कब्रिस्तान की सड़क पर मुड़े तो मौसम हल्की हल्की हवा चलने और बिजली चमकने से मज़ीद पुरअसरार हो गया। कब्रिस्तान के करीब ही गोरकन का मकान था। गोरकन को साथ लिया। कब्रिस्तान के गेट में दाखिल होते ही जब बिजली चमकी तो एक लम्हे के लिए इनको कब्रों की तवील कतार नजर आई। अब इन दोनों के दिल खौफ से धड़क उठे और जिस्म में खौफ की लहर दौड़ने लगी। रिजवान ने एक लम्हे के लिए सोचा कि वो वापस चला जाए, मगर फिर दोस्त के साथ होने का हौसला पाकर वो भी आगे बढ़ गया। कब्रिस्तान के दरख्त चमकती हुई बिजली में नजर आ जाते, वरना इनके साए गहरे काले रंग के लग रहे थे, जैसे बहुत सारी चुड़ैलें एक साथ खड़ी हों।
कुछ दूर चलने के बाद गुरकन बोला, साहब ये कब्र किसी वकार साहब की है और मैंने देखा है कि इसके वारिस देखभाल को बहुत काम आते हैं। मैं आपको इसकी खोपड़ी ही निकाल देता हूँ। ये कहकर वो अपना बेलचा सा जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ था इससे कब्र की मिट्टी हटाने लगा। आसिफ बाबू, गुरकन ने हिदायत देते हुए कहा, आप ये टार्च इस कब्र पर रखो, इधर उधर रोशनी ना करना। रिजवान एक तरफ खड़ा ये खौफनाक कब्रिस्तान देख रहा था। डर के मारे इसका जिस्म पसीने से शराबूर था, मगर वो पानी बेइज्जती के डर से वापस नहीं जा रहा था। थोड़ी देर में गुरकन ने मिट्टी निकाल ली, पत्थर को थोड़ा साइड पर किया और फिर चंद ही मिनटों में कब्र ओपन हो चुकी थी।